Hello and welcome to Curious Mania. Introducing myself Manas Ranjan Sahu from Odisha State. तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है एक ऐसा कंट्री के बारे में जिसका वर्ल्ड में साइज अगर मैं कंपेयर करूं हमारे जो उत्तर प्रदेश जो लार्ज स्टेट है उसका अगर 10 भाग में यूपी को मैं डिवाइड करूं तो उसका साइज वो 10 भाग से भी कम होगा, लेकिन वर्ल्ड में उन उस कंट्री का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि वर्ल्ड का जो मेजर सुपर पावर अमेरिका और चाइना उसके बीच का लड़ाई का मेन ही एक कारण उस कंट्री के वजह से है। उस देश को बहुत सारा जो पावरफुल कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन उस कंट्री को इंटरनली सपोर्ट किया जाता है उस पावरफुल कंट्री के द्वारा। तो क्या है उस देश का मतलब, क्या है उस देश का इम्पोर्टेंस की, क्या पावरफुल जो डायमेंशन है उस देश में जिसके जरिए उस देश को जो पावरफुल कंट्री है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आज का जो डिस्कशन हमारे जो मेन एरिया ऑफ डिस्कशन है उस कंट्री के बारे में है। तो उस कंट्री का नाम है ताइवान, जो एक आइलैंड कंट्री है और वो ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। तो आज का जो हमारे टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ताइवान इन वर्ल्ड है, और ताइवान में ऐसा क्या है जिसके वजह से उसके जो पावरफुल कंट्री है उनको सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आज का जो डिस्कशन होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, राइट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ताइवान के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जान ले, उसके बाद ताइवान आज ए कंट्री उसका वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस कितना है उसके बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। तो ताइवान आज ए आइलैंड कंट्री ईस्ट एशिया का एक पार्ट है और वो ईस्ट चाइना सी में प्रेजेंट है, और उसका लोकेशन हमारे जो जापान जो कंट्री है उसका साउथ में है, और जो फिलीपींस जो कंट्री है उसका नॉर्थ में प्रेजेंट है। तो ताइवान का जो एरिया किलोमीटर है 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और हमारा जो लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश उसका एरिया 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप अनुमान लगा सकते हो ताइवान आज ए आइलैंड कंट्री कितना छोटा है, राइट। तो ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, और जो मेन चाइना है मेनलैंड चाइना उसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, राइट। तो जो ताइवान का कैपिटल सिटी है ताइपेई है, चाइनीज ताइपेई, और इट इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो ताइवान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ताइवान में सबसे जो अनोखी चीज़ है वो डेमोक्रेसी प्रेजेंट है, राइट, जिसके लिए यूएसए और जो यूरोपियन कंट्री उस देश को इंटरनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट, जिसकी वजह से चाइना और यूएस के बीच एक मतलब राइवलरी है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ताइवान का हिस्ट्री क्या है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ताइवान आइलैंड को साल 1683 में क्विंग डिनास्टी द्वारा अख्तियार किया गया था, और उसके बाद क्विंग डिनास्टी काफी 200 साल तक उस आइलैंड के ऊपर रूल करती है, और उसके बाद 1895 से उस आइलैंड कंट्री के ऊपर जो जापान जो कंट्री है, जापान उस वक्त बहुत ही पावरफुल था, जो जापान कंट्री उस आइलैंड कंट्री के ऊपर रूल करने लगती है, राइट। तो जापान रूल करते हैं। जापान के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत में क्या होता है, जापान का एक शोचनीय पराजय होता है। जापान डिक्लेयर्ड एज वॉर लूजर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत में यानी 1945 में जापान जो कंट्री है जिसका कंट्रोल था ताइवान के ऊपर वो सरेंडर कर देता है, और जापान जब सरेंडर करता है तभी उस वक्त चाइना का जो गवर्नमेंट था जिसका कंट्रोल मेनलैंड चाइना के ऊपर था, वो गवर्नमेंट लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ सुन याट सेन वो क्या करती है, उस ताइवान आइलैंड के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं, राइट। तो उसके बाद आता है 1949, जिस वक्त चाइना में एक सिविल रिवॉल्यूशन, सिविल वार, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आता है चाइना में, जिसके दौरान एक बहुत बड़ा चेंजेस चाइना में शुरू होने लगता है। उस चाइनीज सिविल वार के दौरान जो मेनलैंड चाइना का जो पॉलिटिकल पावर है
उस वक्त जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो विचाराधीन जो लीडर होते थे उसके पास पावर चला जाता है, कम्युनिस्ट लीडर के पास। और उस वक्त जो लीडरशिप था जिसके पास पावर नहीं आ सकता था, वो क्या करते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ कुओमिंतांग, जिसके पास पावर नहीं आ सका, वो ताइवान मूव हो जाता है और उस ताइवान आइलैंड कंट्री के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है। तो साल 1960 से ताइवान में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, जिसको ताइवान मिराकल बोला जाता है। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक देश में आता है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आना तो सुनिश्चित है। तो उसके बाद 1980 और 1990 में ताइवान में वन पार्टी स्टेट रूल को हटाकर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाता है। साल 1996 में सबसे पहले ताइवान में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्ट किया जाता है। यह था चाइना का ब्रीफ हिस्ट्री। तो उसके बारे में ताइवान का स्टेटस वर्ल्ड में कितना है, ताइवान का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में इतना ज्यादा क्यों है, उसके बाद हम लोग एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे ताइवान का स्टेटस अभी वर्ल्ड में कितना ज्यादा है, राइट। तो ताइवान का स्टेटस जो वर्ल्ड में है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो क्या कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड के जो ज्यादातर जो मेजर कंट्री है वो ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ चाइना। चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर वो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता है और ताइवान सिर्फ चाइना का एक पार्ट है, ऐसे चाइना बोलता है अपने वन चाइना पॉलिसी के दौरान। ताइवान जो 1991 साल तक ताइवान जो आइलैंड कंट्री है वो चाइना को एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना मानता था और ताइवान जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको एक विद्रोही संगठन डिक्लेयर करता था। लेकिन साल 1991 के बाद ताइवान उस क्लेम को छोड़ दिया ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। चाइना का वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना उस देश के साथ रिलेशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको एस्टेब्लिश नहीं करता है जो देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है। सो ड्यू टू चाइनीज प्रेशर बहुत सारे वर्ल्ड का जो मेजर कंट्री है, मेजर पावरफुल कंट्री, वो ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो इंटरनली ताइवान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ताइवान का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्ल्ड इकोनॉमी है और ताइवान का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ताइवान का जो इम्पोर्टेंस है वो किस किस रीजन में है, राइट। अब हम देखेंगे ताइवान की दुनिया में इतनी अहमियत क्यों है। दुनिया का इतना छोटे देश होने के बावजूद ताइवान के पास इतनी ताकत क्यों है। दुनिया की कई बड़े ताकतें उसका साथ देती है। ताइवान के पास ऐसे क्या अनोखा चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनकी साथ देती है। जो सबसे पहला चीज है ताइवान का इम्पोर्टेंस है। ताइवान को ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब माना जाता है। ताइवान में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाम का एक बहुत बड़ा, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करता है। उस कंपनी का बनाया हुआ चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। दुनिया के जो बहुत बड़ी कंपनियां है, एप्पल है, गूगल है, ओपन एआई है और रोबोटिक्स इंडस्ट्री में भी उस सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल कराया जाता है। वह कंपनी इस ताइवान कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ताइवान को कुछ हो जाता है, अगर चाइना उसको कैप्चर कर देता है तो पूरे वर्ल्ड में एक सेमीकंडक्टर चिप का डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका हमेशा ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ताइवान का वो है ताइवान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से उसका इम्पोर्टेंस में बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाता है। ताइवान का लोकेशन पैसिफिक ओशन में
ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है और इस पैसिफिक ओशन में हर एक पावरफुल कंट्री अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी जैसे कि यूएसए और चाइना। अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है तो पैसिफिक ओशन में समुद्र सुरक्षा और संतुलन बहुत ही खराब हो जाएगा, जो कि यूएसए पर बोझ होगा। इसीलिए यूएसए और उसके जो बड़े ताकतवर देश उसका मित्र है, वो ताइवान को हमेशा बचाना चाहते हैं, सो दैट पैसिफिक ओशन में शांति और सुरक्षा बजाय रहे और पूरा विश्व का व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। उसके बाद जो ताइवान का इम्पोर्टेंस का बहुत ज्यादा मजबूत करता है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कि ताइवान में प्रेजेंट है। और अमेरिका एज ए लीडर ऑफ डेमोक्रेसी हमेशा चाहेगा ताइवान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनको कैसे न कैसे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, किसी ना किसी तरीके में। इसीलिए अमेरिका हमेशा ताइवान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है चाइना का जो हस्तक्षेप से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस ताइवान का है, इस आइलैंड स्टेट मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट के निकट अवस्थित है, जिसकी वजह से अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज होता है ताइवान के पास, तो पूरा ईस्ट एशिया का जो व्यापार है वो बाधित होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पूरा विश्व बाजार और अर्थनीति का भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अमेरिका हमेशा ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रॉम चाइनीज हस्तक्षेप से। आखिर में अमेरिका और चाइना के बीच का दुश्मनी ताइवान का इम्पोर्टेंस को भी और भी ज्यादा बढ़ावा मिलती है। दोनों देश हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन में उनका प्रभुत्व विस्तार करने के लिए हमेशा से आशावादी रहते हैं और दोनों देश नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे का जो कंट्रोल ताइवान के ऊपर बना रहे, क्योंकि अगर एक देश का कंट्रोल ताइवान के ऊपर हो जाएगा तो उस देश का प्रभुत्व विस्तार इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा, जो कि दूसरे देश को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अमेरिका और चाइना दोनों देश हमेशा चाहते हैं कि ताइवान के ऊपर उनका जो इन्फ्लुएंस बना रहे, तो इसीलिए दोनों देश के बीच के जो दुश्मनी है वो ताइवान को एक स्पेशल कंट्री का दर्जा दे देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाइना का रणनीति क्या है ताइवान को लेकर। तो इसके बारे में चाइना का क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या रणनीति है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। चाइना इस पॉलिसी के दौरान चाइना ताइवान को एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता है। चाइना बोलता है ताइवान सिर्फ चाइना का एक प्रदेश है, वो एक सेपरेट कंट्री नहीं है। इस पॉलिसी के दौरान चाइना उस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है जो देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। चाइना का जो नेक्स्ट पॉलिसी है, चाइना ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन को एक हिस्ट्रिक और नेशनल गोल ऑलरेडी सेट कर चुका है। चाइना हमेशा ताइवान के साथ पीसफुल रीयूनिफिकेशन को प्रमोट करता है। इस पॉलिसी के दौरान चाइना एक देश दो सिस्टम व्यवस्था को प्रमोट करता है। इस पॉलिसी के दौरान चाइना ताइवान को अपने देश का एक प्रोविंस मानता है और एक ही देश में दोनों सिस्टम को अपनाया जाता है, जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम और ताइवान में डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस पॉलिसी के दौरान चाइना धीरे धीरे ताइवान का पॉलिटिकल सिस्टम कैप्चर करना चाहता है, थोड़ा थोड़ा कंसेशन देकर, जैसे कि डेमोक्रेसी इन ताइवान। नेक्स्ट जो चाइना अपनी रणनीति अपनाता है ताइवान को लेकर वो है सैन्य अभ्यास। इस पॉलिसी के दौरान चाइना ताइवान की जो सीमाएं हैं उनके अराउंड बड़े धरण का सैन्य अभ्यास, जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं, वो कंडक्ट कराता है और बड़ी बड़ी मिसाइलों की भी परीक्षण चाइना ताइवान की सीमाओं के एरिया में करता रहता है। चाइना का इस तरह मिलिट्री एक्सरसाइज और मिसाइल परीक्षण करने का मूल उद्देश्य है ताइवान को डराना और ताइवान का मन में थोड़ी भय पैदा करना, जिसके जरिए वो जो सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री का मांग ना करे और अमेरिका का ग्रुप में इन्वॉल्व ना रहे। नेक्स्ट पॉलिसी में चाइना ताइवान का डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ताइवान को आइसोलेट करना चाहता है। इस पॉलिसी के दौरान चाइना हमेशा कोशिश करता रहता है
ताइवान को किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यक्रम में हिस्सा ना लिया जाए, और चाइना हमेशा दूसरे देश के ऊपर ताइवान के साथ रिश्ता ना रखने का दबाव डालता है। चाइना जो उत्पादन में महारत हासिल किया है, उस महारत का वो दुरुपयोग ताइवान को विश्व में आइसोलेट करने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट पॉलिसी के दौरान चाइना ने कुछ स्थितियां बताया हुआ है, जिस स्थितियों के दौरान वो ताइवान के ऊपर कब्जा करने पर मजबूर हो जाएगा। जैसे कि अगर ताइवान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती है, दूसरे में अगर विदेश की कोई शक्तियां ताइवान को सपोर्ट करना चाहता है, और तीसरे में अगर कोई अंदरूनी अस्थिरता ताइवान में चाइना के साथ एक होने का मांग उठाता है, तो इस परिस्थिति के अंदर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा जमा लेगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अमेरिका का क्या पॉलिसी है ताइवान को लेकर। अमेरिका चाइना का वन चाइना नीतियों का तो सपोर्ट करती है, लेकिन ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशन को बनाकर रखती है और ताइवान को इंटरनल सपोर्ट करता है। यूएसए में ताइवान रिलेशन एक्ट के नामक एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अंदर अमेरिका ताइवान को रक्षात्मक हथियार या कि डिफेंस इक्विपमेंट देता है और किसी भी प्रकार चाइना का हस्तक्षेप से ताइवान को बचाता है। उसके बाद अमेरिका जो रणनीति अपनाता है उसको स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी बोला जाता है। उस पॉलिसी के दौरान अमेरिका ऑफिशियली साफ तौर पर कुछ नहीं बताता है कि वो ताइवान का रक्षा करेगा या नहीं। इसे करने से चाइना भी ताइवान के ऊपर हस्तक्षेप करने से बचा रहेगा और ताइवान भी अपना स्वतंत्रता घोषणा करने से बचा रहेगा। उसके बाद अमेरिका नियमित तौर से ताइवान को हथियार बिक्री करता है और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का प्रभुत्व कम करने के लिए ताइवान स्ट्रेट के निकट नौसैनिक अभ्यास करता है। तो ये था दोनों देशों की रणनीतियां ताइवान के साथ। लेकिन भविष्य ही सटीक आंसर देगा ताइवान के साथ क्या होगा। अमेरिका ताइवान को बचाएगा अथवा चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो इसका आंसर सिर्फ भविष्य ही दे पाएगा। तो ये था पूरा डिस्कशन ताइवान का जो इशू है चाइना और अमेरिका को लेकर। तो यहाँ पर हम वीडियो का अंत करते हैं और अगली बार मैं आऊँगा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और थैंक यू।